सभी को नमस्कार। आपका आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र ऑब्लिक आप इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इन दोनों में आता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है मांग का नियम पार्ट 2। क्योंकि इससे पूर्व जो हम वीडियो तैयार कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो पूरा बन नहीं पाया था, तो उसमें जो रिमाइनिंग रहा था वो आज अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं हूँ आपका ज्ञानदूत डॉक्टर के.एम. भाटिया। तो चलो शुरुआत करते हैं, जहाँ अपन लास्ट इसको छोड़ा था वहीं से। हम पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं, जैसे मांग मात्रा, मांग, मांग का नियम, मांग फलन, मांग की लोच, ये शब्द। तो नॉर्मली क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति के लिए इन सब का एक ही मतलब होता है, और वो है मांग। लेकिन जब हम अपने आप को एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स के एंगल से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मांग, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन प्रत्येक वर्ड का अर्थ अपने आप में बहुत ही एंटिक और स्पेसिफिक है। तो हम एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हमें इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है और इसका मायने हमारे लिए क्या रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मांग मात्रा। अब मांग मात्रा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर कीमत है, जैसे 10 रुपये, और उस पर मैं किसी वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदना पसंद करता हूँ? 100। तो मांग मात्रा का मतलब हुआ एक विशिष्ट कीमत पर जो भी विशिष्ट मात्रा आप खरीदने चाहते हो उसे हम क्या कहते हैं? मांग मात्रा। तो इस 10 रुपये की जो मांग मात्रा है वो कितनी है? 100 इकाइयाँ। इसी प्रकार मैं ये कहूँ कि कीमत 12 रुपये हुई तो मैं 90 इकाइयाँ खरीदना पसंद करूँगा। तो इस 12 रुपये जो विशिष्ट कीमत है, इस विशिष्ट कीमत पर आप कितनी इकाइयाँ खरीदना चाहते हैं? 90। तो वो उसकी क्या हुई? मांग मात्रा। तो मांग मात्रा क्या है? किसी विशिष्ट कीमत पर जितनी विशिष्ट मात्रा हम मांग रहे हैं उसे ही हम मांग मात्रा कहते हैं, यानी कि डिमांड क्वांटिटी। अब ऐसी सब मांग मात्राएं मिल गई, ये भी मांग मात्रा है, ये भी मांग मात्रा है, इनको सामूहिक रूप से हम जिस नाम से पुकारते हैं वो क्या है? मांग, यानी कि अपनी डिमांड। तो मांग मात्राओं को सामूहिक तौर पर अपन किस नाम से पुकारेंगे? मांग के नाम से। तो मांग मात्रा और मांग में अंतर हुआ। फिर मांग का नियम, जैसा अभी अपन पढ़ कर आए थे कि वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में जो विपरीत संबंध है, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच का जो विपरीत संबंध है, उसे आप और हम लोग क्या कहते हैं? मांग का नियम। तो ये एक नियम है जो हमें ये बताएगा कि कीमत बढ़ने पर मात्रा घटेगी और कीमत घटने पर मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार कीमत और मात्रा के बीच का ये जो विपरीत संबंध है, इसी को अपन मांग का नियम कहते हैं। अब आता है मांग फलन, डिमांड फंक्शन। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? फलन। तो अपन यहाँ पर ये फलन, जो कि अपन नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो ये हमारी डिमांड है और ये हमारा फलन है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फैक्टर ABC। तो अब मांग फलन क्या बताता है? मांग और उसको प्रभावित करने वाले घटक के बीच का जो ये फलनात्मक रिलेशन है, इसी को अपन क्या कहते हैं? मांग फलन। तो मांग फलन क्या हुई? मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले घटक के मध्य का फलनात्मक संबंध, उसे हम क्या कहते हैं? मांग फलन। और फिर ये एक और नया शब्द आया, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चूंकि ये अपने आप में बहुत व्यापक और एक बड़ा शब्द है जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब अपन देखते हैं कि हमने मांग मात्रा को पढ़ा, मांग को भी पढ़कर आ गए, मांग का नियम भी पढ़ गया,
और ये जो है मांग फलन, इसे हमें पूर्व के वीडियो में पढ़ना था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम इसको कवर नहीं कर पाए थे। तो आज अपन पहले इसको देखते हैं कि मांग फलन क्या है। तो देखिए, हमारा हेडिंग है मांग फलन, डिमांड फंक्शन। चूंकि अभी मैंने आपको ये बताया कि मांग और मांग को जो प्रभावित करते हैं उन घटक के बीच का जो फलनात्मक संबंध है उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग फलन। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हेडिंग एक तरह से क्या हुआ, मांग को प्रभावित करने वाले घटक यानी कि एलिमेंट, उनका अध्ययन भी तो यही हेडिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं मांग फलन कहूँ या मांग को प्रभावित करने वाले घटक कहूँ, दोनों एक ही हेडिंग है। इसमें अपन एक ही चीज पढ़ेंगे, और वो क्या कि कोई भी घटक मांग को प्रभावित कैसे करता है। तो देखिए, मांग अपने आप में एक अवधारणा है और इसे बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं। अब बहुत सारे घटक में क्या क्या चीजें हैं, जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय आ सकती है, हमारा मौसम है यानी कि सीजन है वो आ सकता है, हमारे ट्रेडिशनल है, हमारी फैशन है, हमारा ट्रेड साइकिल है, या फिर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे घटक हो सकते हैं। यदि आपके दिमाग में और भी कोई घटक है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल अपन इन घटक को थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटक मांग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन देखें वस्तु की कीमत। जैसा हम सभी जानते हैं कि वस्तु की कीमत भी उसकी मांग को प्रभावित करती है, और नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी जो वस्तु की कीमत है उसका हमारी मांग के साथ में क्या होता है, विपरीत संबंध। यानी कि ज्यों ही कीमत बढ़ती है हमारी डिमांड घट जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत का मांग पर असर पड़ेगा। अर्थात यदि महंगी वस्तु है तो हमारी मात्रा घटेगी, और यदि सस्ती वस्तु है तो हमारी मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार कीमत का हमारी मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीमतें बढ़ने पर हमारी मांग घटती है और कीमतें घटने पर हमारी मांग बढ़ेगी, जिसको मैं आपकी सुविधा के लिए यदि डायग्राम के रूप में बताना चाहूँ तो मैं इस तरह से बता सकता हूँ, इस तरह से। तो जैसा आप देख सकते हैं, कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध देखने को हमें मिलता है। फिर दूसरा जो हमने घटक देखा है यहाँ पर वो है संबंधित वस्तु की कीमत। उससे जो रिलेटेड कमोडिटी है वो संबंधित वस्तु की कीमत। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि संबंधित वस्तु क्या। तो आपकी संबंधित वस्तु हम सभी जानते हैं दो प्रकार से हो सकती है। पहली स्थानापन्न और दूसरी पूरक। स्थानापन्न वस्तुएं क्या हुई, ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी। उन वस्तुओं को अपन स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। अब स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है कि स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक प्रभाव हमारी मांग पर देखने को मिलता है। मीन्स इस तरह से, इसका क्या सेंस हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि यदि चाय की कीमतें बढ़ जाती है तो कॉफी की मात्रा स्वतः ही बढ़ेगी। चाय महंगी होने पर कॉफी ज़्यादा खरीदी जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक मांग होती है, अर्थात एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर संबंधित दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। और इसका रिवर्स, यदि ये वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी संबंधित जो दूसरी स्थानापन्न वस्तु है उसकी डिमांड स्वतः ही घट जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुओं में तो ये धनात्मक संबंध होता है। पूरक वस्तुओं में क्या होता है, ऐसी दो वस्तुएं जिनको अपन एक साथ यूज करते हैं, जैसे पेन और स्याही।
अब इसमें क्या होता है, हमारी मांग ऋणात्मक होती है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि पेन की कीमत और यहाँ पर क्वांटिटी इंक की, यदि पेन की कीमत घट गई तो चूंकि पेन सस्ती हुई तो स्याही भी ज़्यादा खरीदी जाएगी, तो स्याही की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस केस में क्या हुआ, पूरक वस्तुओं में हमारी जो मांग हमें देखने को मिलती है वो कैसी मिलती है, ऋणात्मक। जबकि स्थानापन्न वस्तुओं में कैसी मिलती है, धनात्मक। यहाँ पर आपका प्रतिद्वंदी यदि आपसे सामान महंगा करता है तो आप फायदे में रहोगे और सस्ता करता है तो आप नुकसान में रहोगे। जबकि पूरक वस्तुओं में चूंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है, इसलिए यदि एक सस्ती होती है तो उसका फायदा दूसरे को भी मिलता है। तो इस प्रकार संबंधित वस्तुओं में हमारी मांग प्रभावित करती है। अब अपन एक छोटा सा हेडिंग देखें इसी में, उपभोक्ता की आय, कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, हमारा उपभोक्ता पहले मान लीजिए इतना कमाता था तो वो किसी वस्तु की मात्रा इतनी खरीदता था, अब वो पैसा वाला हुआ है, उसकी कमाई ज़्यादा हुई तो इसकी मात्रा क्या होगी। नॉर्मली यहाँ पर दो तरह से असर आएगा। यदि हम जिन वस्तुओं को प्रयोग कर रहे हैं वो कैसी वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, तब तो इसकी मात्रा बढ़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो ज्यों ही पैसा वाला हुआ उसने उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ा दी। लेकिन यदि वो वस्तु घटिया है यानी कि निकृष्ट वस्तु है तो आप देखोगे उसकी मात्रा वो घटाएगा, मीन्स पैसा वाला होने पर वो उसकी मात्रा घटाता है। तो मैं इसको थोड़ा डायग्राम से बना देता हूँ। जैसा अभी अपन ने इससे पूर्व के वीडियो में भी पढ़ा था और आपने उसमें देखा भी होगा आई होप, और नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। जो अपना पहला वीडियो था मांग वाला, उसमें मांग के प्रकार जब अपन पढ़ रहे थे तब उसको डिटेल से देखा था, एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तुओं में नॉर्मली हमारी मांग धनात्मक होती है। मीन्स ज्यों ज्यों हम अमीर बनते जाएंगे उस वस्तु की मांग भी हमारे लिए बढ़ेगी। जबकि निकृष्ट वस्तुओं में हम देखते हैं कि हमारी मांग ऋणात्मक होती है, अर्थात आप ज्यों ज्यों अधिक धन कमाने लगते हो आप उस वस्तु की डिमांड भी कम करते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि ये वस्तु हमारे स्टेटस की नहीं है। तो श्रेष्ठ वस्तुओं में आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, जबकि निकृष्ट वस्तुओं में आय बढ़ने पर हमारी मात्रा घटती है। तो इस प्रकार श्रेष्ठ वस्तुओं में धनात्मक संबंध देखने को मिलता है, जबकि निकृष्ट वस्तुओं में हमें ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। फिर इसी प्रकार हम बहुत सारे घटक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे है मौसम, या फिर अपन इसको ये सीजन कह सकते हैं, ऋतु। मीन्स मौसम का भी हमारी डिमांड पर असर पड़ता है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं नॉर्मल सा कि सर्दियों में हम जानते हैं जो ऊनी कपड़े हैं या जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड कैसी होगी, कम होगी कि ज़्यादा। सही बात है, उनकी डिमांड कैसी होगी, ज़्यादा। जबकि गर्मियों में आप देख लो उन्हीं गर्म कपड़ों की डिमांड कैसी होती है, कम। तो ये क्या हुआ, उस मौसम का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। नॉर्मली जिस वस्तु का जो सीजन होता है उसमें उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जब उसका वो सीजन नहीं होता तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो मौसम भी हमारी मांग को प्रभावित करता है। इसी बात को अपन नए एंगल से कह सकते हैं, हमारी फैशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु की फैशन आती है, कोई ट्रेंड में आ जाती है चीज़, तो यदि उसका फैशन का प्रचलन है तो आप देखोगे उस वस्तु की मांग स्वतः ही बढ़ जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको कहूँ तो जैसे अपने भारतीय सिनेमा में आप देखोगे, बॉलीवुड की मूवी में यदि किसी एक्टर की हेयर कट है, वो यदि प्रचलन में आ जाते हैं तो आप देख लो हर व्यक्ति उसको कॉपी करता है, नहीं उस फैशन को फॉलो करता है और उस हेयर कट की डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। और वही जब प्रचलन से बाहर हो जाती है, एक समय के बाद वो फैशन आउटडेटेड हो जाती है, तो हम फिर उसकी इतनी डिमांड नहीं करते। तो फैशन का भी हमारी मांग पर प्रभाव पड़ता है।
डेफिनेटली पड़ता है। यदि कोई किसी वस्तु का फैशन है, प्रचलन में है, तो उसकी मांग क्या होगी? सामान्यतः बढ़ेगी। और यदि वो फैशन खत्म हो गई है तो उसकी डिमांड क्या होगी? घटेगी। तो फैशन भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। फिर अपन देखें तो हमारे जो रीति रिवाज है वो भी हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप देखिए, सबसे सिंपल सा एग्जांपल, भारत में शादियां अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ही शादियों में हमारे कुछ ट्रेडिशन है, जैसे दुल्हन या दूल्हे को जेवरात की, तो आप देख लो शादी के सीजन में गहनों की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी। तो आप देखिए हमारे रीति रिवाज की वजह से हमारी डिमांड पर फर्क पड़ रहा है। हमारे जो सामाजिक सरोकार है, हमारे जो सामाजिक संस्कार है, उसमें भी हमें जो विशिष्ट चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें उन वस्तुओं की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। तो किसी भी देश के रीति रिवाज भी उस देश की उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ाते हैं। जैसे आप देखिए कि अपन कोई सा भी फंक्शन लेंगे, भले शादी ब्याह है या फिर कोई त्यौहार भी है, जैसे दीपावली है, तो वहाँ पर अपन जानते हैं मिठाइयाँ, गहने, नए कपड़े, उनकी डिमांड स्वतः ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे रीति रिवाज भी हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। फिर कुछ टेक्निकल पॉइंट की तरफ आए तो एक पॉइंट होता है व्यापार चक्र। क्या हमारा व्यापार चक्र हमारे मांग को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये ट्रेड साइकिल है क्या। ट्रेड साइकिल एक्चुअल में क्या होता है, कोई विशिष्ट चीज नहीं, एक सामान्य सी अवस्था कि भाई ये हमारी अर्थव्यवस्था इस गति से चल रही है, ये इसका सामान्य है प्रभाव कि भाई नॉर्मली इसको ऐसा चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभार हम तेजी की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कभी कभार मंदी की, फिर से तेजी। तो ये जो तेजी और मंदी के चक्र नियमित और निरंतर चलते हैं, इन्हीं को आप और हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार चक्र। और इसका असर हमारी मांग पर कैसे पड़ेगा? तो साधारण सी बात है, जब तेजी का दौर होगा, जब हम बूम की स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पर हमारी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़नी है। और जब अपन मंदी वाले दौर में चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी डिमांड क्या होगी? घटेगी, क्योंकि लोगों के पास में मुद्रा नहीं है, उनके पास में क्रय शक्ति का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में जब तेजी का दौर होता है तब मांग बढ़ती है, और जब मंदी का दौर है तब मांग घटती है। और ये फिर ऐसे ही चलेगा, वापस तेजी आएगी, आपकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो व्यापार चक्र का असर भी पड़ता है। आपका देश व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था में है, उसके हिसाब से मांग बढ़ेगी और घटेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी नीतियाँ, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, क्या उनका हमारी डिमांड पर असर पड़ता है? तो बिल्कुल, सरकार की नीतियाँ अपने आप में बहुत मेजर चीज़ है जिनका असर हमारी डिमांड पर डेफिनेटली पड़ता है। तो अब ये कैसे पड़ता है? तो देखिए, हम सरकारी नीतियों को दो तरह से बांट सकते हैं। सरकार की एक नीतियाँ हमारी वस्तुओं के प्रति कैसी है? लिबरल, उदार है। और दूसरी कैसी है? कठोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सरकार की नीतियाँ यदि हम जिस सामान को बेच रहे हैं उसके प्रति उदार है, तो आप देखोगे हमें उसको बेचने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो हमारी मांग कैसी होगी? बढ़ेगी। जैसे कि अनाज, सरकार अनाज बेचने के प्रति उदार है, इसलिए सरकार की नीति अनाज के प्रति उदार होने के कारण अनाज की मांग नॉर्मली कैसी होती है? बढ़ जाती है। इसके प्रति, इसके विपरीत यदि सरकार की नीति किसी वस्तु के प्रति कैसी है? कठोर। फॉर एग्जाम्पल, आप शराब लीजिए, क्योंकि इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब सरकार की नीति शराब के प्रति कठोर है। कैसे? आप एक निश्चित समय के बाद में बेच नहीं सकते, आप अवकाश के दिनों में बेच नहीं सकते, इस तरह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। तो इससे क्या होगा? शराब की डिमांड पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और शराब की डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो सरकार की नीति यदि वस्तुओं के प्रति उदार है तो उन वस्तुओं की मांग सामान्यतः बढ़ेगी, और यदि कठोर है तो उन वस्तुओं की डिमांड सामान्यतः घटेगी। तो ये थोड़े से पॉइंट थे जो मांग को प्रभावित करते हैं
जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। अब ऐसा नहीं है कि ये अंतिम लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। यदि आपके ध्यान में और भी आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। तो अब अपन अगले हेडिंग पे देखते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या पढ़ना ड्यू रह गया था। इसके अंदर अब जो मेजर हेडिंग उस दिन रह गया था वो है मांग का विस्तार और संकुचन। ये एक अच्छा हेडिंग है, संकुचन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इन डिमांड। अब मांग का विस्तार और संकुचन क्या होता है, तो देखिए जैसे ये अपनी डिमांड है। अब इस डिमांड को खूब सारे घटक प्रभावित करते हैं, जैसा अभी अपन ने मांग फलन में पढ़ा भी और सीखा भी है, जैसे ए बी सी, क्योंकि ये सब घटक इसको प्रभावित करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ घटक को कांस्टेंट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, बी और सी को कांस्टेंट कर लिया। तो अब इस डिमांड को प्रभावित करने वाला केवल एक ही घटक हुआ कि नहीं हुआ, और वो कौन सा है, ए। तो अब यदि मैं आपको ये कहूँ कि ये जो ए घटक है वो वस्तु की क्या है, कीमत, और बाकी के जितने घटक थे जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब को मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। तो अब क्या हुआ, मांग को ये सब घटक प्रभावित करते हैं जैसा अभी अपन ने पढ़ा है, लेकिन मैंने क्या किया, इन सब घटक को कांस्टेंट कर लिया, सिवाय किसको छोड़कर, एक्स वस्तु की कीमत को छोड़कर, यानी कि वस्तु की कीमत को छोड़कर। तो इसका असर क्या पड़ा कि अब मांग को केवल उस वस्तु की कीमत प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब अन्य घटक स्थिर रहे और केवल कीमत के कारण मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार एवं संकुचन। तो जब कीमत घट जाती है उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है मांग का विस्तार। और जब कीमत बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या होगी, डिमांड घटेगी, उसे क्या कहा जाएगा, मांग का संकुचन। तो मांग का संकुचन और विस्तार क्या है, केवल कीमत के कारण, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ओनली प्राइस, केवल कीमत के कारण मांग पर पड़ने वाला प्रभाव मांग का विस्तार और संकुचन कहलाता है। जब कीमत घटती है तो मांग जो बढ़ती है उसे मांग का विस्तार कहते हैं, और जब कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से मांग जो घटती है उसे मांग का संकुचन कहते हैं। अब इस बात को अपन एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ में जल्दी आ सके। जैसे यहाँ पर अपन ने एक सामान्य अवस्था ली, ये हमारी मात्रा और ये हमारी कीमत। अब नॉर्मल सा हमने एक कंडीशन लिया, जैसे यहाँ पर तो मैं P कीमत पर Q मात्रा खरीदता हूँ। अब यदि कीमत बढ़ गई, P से P2 हुई, तो मात्रा क्या होगी, कीमत बढ़ गई तो मात्रा घटेगी। तो यहाँ पर आप देखिए डिमांड घटकर Q से Q2 हुई, ठीक है ना। तो कीमत का बढ़ना और मात्रा का घटना, तो ये जो Q से Q2 की तरफ जा रहा हूं मैं, Q से Q2 की तरफ, वो क्या हो रहा है, संकुचन, मांग में संकुचन हो रहा है। और यदि मैं ये कहूँ कि कीमत घट गई और P1 हो गई, उसकी वजह से अब क्या हुआ, मांग बढ़कर Q से Q1 हुई, तो कीमतों में कमी हुई और मात्रा Q से बढ़कर Q1 हुई, तो वो क्या है, विस्तार। यानी इस केस में आप देखोगे तो जैसे मैं जो ही मांग वक्र बनाता हूं तो आपको स्थिति जल्दी समझ में आ जाएगी। डी हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा मैन हेडिंग बी। यदि बी से मैं ए की तरफ गया, जब मैंने कीमतें बढ़ाई थी, ठीक है ना, तो मैं बी से ए की तरफ जब पलायन करता हूं, तो चूंकि बी से ए की तरफ गया तो मात्रा घटी थी, तो ये वाला क्या था, संकुचन। और जब मैं बी से सी की तरफ गया, ये सी बिंदु,
यहाँ पर तो आप देखिए ज्यों ही कीमत घटी मेरी मात्रा बढ़ी, तो वो क्या है, विस्तार। ठीक है ना। तो इस प्रकार बी से ए की तरफ जाना संकुचन है और बी से सी की तरफ जाना क्या है, विस्तार। और इन सब के बीच में हमने सबसे खास बात क्या सीखी, यहाँ पर हमारे सामने मांग वक्र केवल एक ही है, ये सबसे जरूरी चीज है। तो इस केस में क्या हो रहा है, संकुचन और विस्तार की अवधारणा में क्या हो रहा है, हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे गति करते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। क्योंकि इस केस में हम उसी मांग वक्र पर चलते रहते हैं। जैसा आपने यहाँ देखा कि हमारे पास मांग वक्र एक ही है और वो है डी, और हम उसी मांग वक्र पर बी से ए या बी से सी की तरफ गति करते हैं। तो इस केस में विस्तार और संकुचन में हम एक ही मांग वक्र पर गति करते हैं, तो इसको मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व कहते हैं। यानी कि विस्तार और संकुचन मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व है। अब हमारी दूसरी हेडिंग, और वो है मांग में कमी एवं वृद्धि, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये इसकी जस्ट ऑपोजिट स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी मांग को खूब सारे घटक प्रभावित करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, जो पहला घटक कीमत था उसको कांस्टेंट कर लिया, तो इसका मतलब बाकी के सब घटक हमारी डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि भाई अपनी डिमांड को खूब सारे घटक प्रभावित करते हैं। जैसे उस वस्तु की कीमत तो है ही है, उसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब। तो अब क्या किया, हमने केवल कीमत को स्थिर रख लिया। अब केवल कीमत स्थिर है, बाकी सब कैसे है, स्वतंत्र है। तो अन्य घटक का, अब ये हमारे अदर फैक्टर्स है, ये अन्य घटक है। तो इस अन्य घटक का हमारी डिमांड पर जो प्रभाव पड़ता है उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं हम, मांग में वृद्धि एवं कमी। तो मांग में वृद्धि और कमी का अर्थ क्या हुआ, जब कीमत स्थिर रहती है और अन्य घटक के कारण मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मांग में कमी और वृद्धि कहते हैं। यदि कीमत स्थिर है और अन्य घटक की वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये क्या कहलाएगी, मांग में वृद्धि। और यदि अन्य घटक की वजह से हमारी डिमांड घट गई तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग में कमी। अब इसी बात को हम एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मांग में वृद्धि और कमी किस तरह से होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मात्रा है और यहाँ पर हमारी कीमत है। अब हम क्या करते हैं, कीमत को तो भाई कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं, क्योंकि कीमत इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट है। तो ये लीजिए, हमने कीमत को क्या किया, कांस्टेंट। तो ये सीधी लाइन खींच ली, मतलब कीमत अब न ऊपर जा सकती है न नीचे जा सकती है। ये तो इस जगह क्या हो गई है, कीमत क्या हो गई है, स्थिर, कांस्टेंट हो गई है। अब आपकी डिमांड ये डी वक्र था और मात्रा कितनी थी, क्यू। अब क्या होता है कि मान लीजिए कीमत तो अभी भी स्थिर है, लेकिन फैशन की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपको एक नया वक्र मिला और वो है D1। तो इस केस में क्या हुआ कि कीमत के स्थिर रहने पर फिर भी हमारी मांग बढ़ गई। तो आप देखोगे मैं डी से D1 की तरफ जा रहा हूं, वो क्या है, वृद्धि, मांग में वृद्धि। और यदि मान लीजिए फैशन चली गई तो अब उसकी डिमांड कैसा हो जाती है, कम, और घटकर D2 हो जाती है। तो मैं वापस बाई साइड आया, तो यहाँ पर हमारी डिमांड घटकर Q2 रह गई और यहाँ Q1 थी। तो अब मैं डी से D2 की तरफ जाता हूँ, तो ये किसको बता रही है, मांग में कमी को। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले केस में हमारे सामने बहुत ज्यादा वक्र है, मांग वक्र एक से ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मांग वक्र में खिसकाव, मीन्स
शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, सबसे बड़ा अंतर, मांग में कमी और वृद्धि में मांग वक्र अपनी जगह से खिसकता है, भले ही दाईं ओर जाएगा तो ये क्या बताएगा, वृद्धि को, और बाईं ओर जाता है तो ये किसको बताएगा, कमी को। तो ये हमारी वृद्धि है और ये हमारी कमी है। तो मांग वक्र जब दाईं तरफ जाता है तो वृद्धि को दर्शाता है और बाईं तरफ जाता है तो कमी को। तो मांग में कमी और वृद्धि केस में आप देखोगे हमारे पास में एक से ज्यादा डिमांड कर्व है और वो अपनी जगह से खिसकते हैं, जबकि विस्तार और संकुचन में हम एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर से नीचे मूवमेंट करते हैं। तो विस्तार और संकुचन में मूवमेंट होता है और वृद्धि और कमी में शिफ्टिंग होती है, वो अपनी जगह से खिसकता है। तो ये वो हेडिंग थे जो पहले अपने कवर करने से रह गए थे पूर्व के वीडियो में, और आज अपन ने इसके अंदर देख लिए। धन्यवाद।